हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार पुनः हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आपका स्वागत है। आपकी स्क्रीन पर एक मोटिवेशनल कोट्स है, संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। सही बात है साथियों, संघर्ष जितना ही कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आज हम सभी लोग यूपी बोर्ड के क्लास 8 के लेसन 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पाठ का अध्ययन करेंगे। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान हमारे दैनिक जीवन में एक आवश्यक है और हमारी आवश्यकता ही विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज हम लोग इस सभी पाठ में विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों एवं तकनीकी की नवीनतम प्रगति जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कैसे विज्ञान और तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। इसी क्रम में हम विज्ञान एवं तकनीकी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई नवीनतम परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे। विज्ञान अपने हर नए अनुसंधान के साथ दैनिक जीवन को सरल एवं उन्नत वातावरण को विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत रहा है। विज्ञान एवं तकनीकी के नित नए वैज्ञानिक शोध से संचार, शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में विभिन्न विस्तार एवं विकास हुए हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गई हैं वैसे वैसे हम लोग विज्ञान की मदद से संचार के क्षेत्र में शिक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, उद्योग, ऊर्जा आदि सभी क्षेत्रों में हमें लगभग बहुत ज़्यादा फायदे हुए हैं। किसी भी नई तकनीकी के उपयोग से मनुष्य की दिनचर्या और कार्यशैली में सुधार आता है। अगर हमारे जीवन में कोई नई तकनीकी हमें मिल जाती है तो हमारे जीवन की जो भी दिनचर्या होती है तथा जो कार्यशैली होती है उसमें सुधार आ जाता है। अतः विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने विभिन्न मूलभूत चुनौतियों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से डटकर मुकाबला किया है। इन मूलभूत चुनौतियों में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य सुविधाएं, घटते प्राकृतिक संसाधन आदि हैं। आइए इन मूलभूत चुनौतियों को दूर करने के उद्देश्यों के साथ साथ कृषि, उद्योग, ऊर्जा, संचार, परिवहन आदि क्षेत्रों में जो विस्तार हो रहे हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन करें। सबसे पहले हम लोग विज्ञान की जो भूमिका है, जो मनुष्य के लिए विज्ञान की योगदान है, विज्ञान एवं तकनीकी का जो योगदान मिला है मनुष्य को, वह सबसे प्रमुख चीज़ है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र में संचार मानव की प्रगति के लिए अति महत्वपूर्ण है। संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा जिसे हम ईमेल भी कहते हैं और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आया है। आप सभी जानते हैं कि विज्ञान की ही देन है जिससे कि हम लोग एक जगह पर बैठे बैठे किसी दूर देश में बैठे हुए व्यक्ति से बात कर सकते हैं। दूर जगह पर हुई घटनाओं को, समाचार को हम अपने जगह पर बैठे हुए देख सकते हैं। अपनी सूचनाओं को हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो यह सभी सुविधाएं हमें विज्ञान की ही प्रगति से हुआ है। कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की। अब एक प्रश्न यह बनता है कि भारतीय डाक विभाग ने किस वर्ष में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की।
भारतीय डाक विभाग ने किस वर्ष में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की? तो आंसर हो जाएगा 2001 में। 2001 में भारतीय डाक विभाग ने नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया, जिसे ई पोस्ट नाम दिया गया। 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फोन जुड़ गया। मोबाइल फोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के साथ मानव के साथ जुड़ गया। 21वीं शताब्दी में यह नई नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ साथ 3G, 4G और 5G के रूप में उपलब्ध है। 3G मतलब थर्ड जनरेशन, 4G मतलब फोर्थ जनरेशन और 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन। आज आप सभी लोग अपने हाथों में फिफ्थ 5G यानी कि फिफ्थ जनरेशन वाली मोबाइल लेकर उपयोग करते हैं और इसकी एक्टिविटी भी बहुत फास्ट होती है। आगे हम लोग देखते हैं कि इस पाठ में जो दिया गया है कि संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई को हम वायरलेस फिडेलिटी वायरलेस फिडेलिटी एवं वाई मैक्स तकनीक की भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। तो वाईफाई को हम फिडेलिटी वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं। 3G, 4G एवं 5G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉड बैंड वायरलेस इंटरनेट डाटा, वीडियो, टेलीविजन के कार्यक्रम इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। बिना किसी बाधा के वीडियो क्लिपिंग एवं मनोरंजन का आदान प्रदान संभव हो गया है। तो संचार के क्षेत्र में विज्ञान का जो डेवलपमेंट है बहुत ही ज़्यादा है, जिसके माध्यम से हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं और एक जगह बैठे बैठे पूरे देश दुनिया के समाचार को अपने पास इकट्ठा कर सकते हैं और अपनी सूचनाओं को अन्य जगहों पर भेज भी सकते हैं। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हुई है, उसके लिए दूसरी टॉपिक है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में। आईसीटी के क्षेत्र में क्या है विज्ञान के योगदान? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आगे लिखा गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना को शुरू किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को मुख्यतः अपनी आईसीटी कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए। यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइस और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का एक सेतु है, एक पुल है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई जो आईसीटी केंद्रित शिक्षा देने में समर्थ हों। स्कूल योजना में आईसीटी के अंतर्गत कई राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में स्मार्ट स्कूलों का अनुमोदन किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को आईसीटी का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्रदान करने के एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। शैक्षिक अवसरों को विकसित करने एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईसीटी एक प्रभावशाली साधन है। उच्च शिक्षा में बढ़ता नामांकन अनुपात तथा शिक्षा के विस्तार में प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता में आईसीटी की भूमिका का नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन बल देता है। आईसीटी के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं किताबों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जो आईसीटी है, आईसीटी के माध्यम से हमें जो बच्चों में एक प्रगति होती है कि वह बिना डर के अपने ज्ञान की चीज़ों को अर्जित करते हैं, उन्हें किसी तरह का डर नहीं होता है। और जो विद्यालय में जो स्मार्ट क्लासेस लाए जा रहे हैं, प्रयोग में लाए जा रहे हैं, यह भी एक आईसीटी के अंतर्गत ही आएगा। और आगे देखते हैं कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हुई है, उसके लिए तीसरी टॉपिक है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देखते हैं कि क्या प्रगति मिली हमें। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में फरवरी 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनको स्पार का अर्थ होता है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का एवं अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। अब जैसे आप जानते रहिए कि इसरो गठन कब हुआ? 1969 में। 1969 में इसरो का गठन हुआ और इनको स्पार का गठन कब हुआ? 1962 में।
1962 में इन्कोस्पार का गठन हुआ। 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन हुआ। इसको जानते रहिए। इन्कोस्पार अर्थात भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, और इसरो का अर्थ होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा। एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई जिसको हमने कल्पना भी नहीं की थी। अब हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट एवं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS, देखिए ये दोनों को समझना जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह क्या है? IRS क्या है? हमारा भारतीय दूर संवेदी उपग्रह है। जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली मौजूद है। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए तथा IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए जो इनसैट है और IRS जो है, उसमें से जो IRS जो होता है वह प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो IRS होता है वह प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जो इनसैट जो होता है वह दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा से हमें आगाह करने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत ने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार कर इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, इसे भी देखिए, एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV, जिसमें भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, और दूसरा है भू स्थैतिक उपग्रह। पहला है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और दूसरा है भू स्थैतिक प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV। एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और दूसरा है भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV। ये 2 तरह के जो उपग्रह प्रक्षेपण यान है, यह भारत के साइंटिस्ट के द्वारा यह प्रयोग में लाया गया है या इसका आविष्कृत किया गया है। और इनको जो है सितंबर 2004 भू स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित इडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के सफल परीक्षण में सफल रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान अर्थात इसरो द्वारा प्रक्षेपित 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव को उतारने में सफल रहा। और आप सभी लोगों को याद होगा इसका लाइव प्रसारण भी सभी को दिखाया गया था। इसके साथ ही हमें कुछ मुख्य बिंदुओं को भी जानना है। जैसे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गैगरिन, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री जो हैं वह कल्पना चावला जी हैं, और भारत का प्रथम चालक रहित विमान जो है वह लक्ष्य है। इसे सभी लोग नोट कर लीजिएगा। आगे जो है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हुई है वह रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हुई है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हमें विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति का माध्यम मिला है, हमें रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में मिला है। जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश में बहुत उन्नति की है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO गठन 1958 में किया गया। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि DRDO जो है इसका गठन कब किया गया? 1958 में किया गया। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त मुख्य युद्धक टैंक, अर्जुन विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, बैकुन बैरेज प्रणाली आदि DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं।
जैसे डीआरडीओ की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं? जैसे युद्धक टैंक अर्जुन है। अर्जुन जो है डीआरडीओ की मुख्य भूमिका है, जिसमें यह हमें प्राप्त हुआ है। और उसके साथ-साथ ही बैकुंठ बैरेज प्रणाली जो है यह डीआरडीओ की ही मुख्य देन है। प्रक्षेप प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि कार्यक्रम का प्रक्षेपण किया गया। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार हुआ। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इसे बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है भारत में? तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम सभी लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि, अंतरिक्ष आदि युद्धपोतों का भी प्रयोग किया जा रहा है। आगे है जो विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हमें प्राप्त हुई, वह चिकित्सा के क्षेत्र में प्राप्त हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र में क्या है, इसमें देखते हैं। पहले चिकित्सालय में आधुनिक मशीनों जैसे स्कैनर, एक्सरे, इंडोस्कोप आदि का प्रयोग रोगों की जांच के लिए किया जाता था, परंतु वर्तमान समय में बढ़ती हुई घातक बीमारियों से बचने एवं रोकथाम के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। अतः आधुनिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीक का प्रयोग हुआ। ये निदानमूलक एवं उपचारमूलक तकनीकी हैं जैसे रेडियोग्राफी, एंजियोग्राफी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी अर्थात सीटी को हम लोग कंप्यूटेड टोमोग्राफी कहते हैं। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग अर्थात MRI, इसको ध्यान में रखिएगा सभी लोग। कंप्यूटेड टोमोग्राफी मतलब CT होता है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो होता है MRI होता है, सोनोग्राफी आदि है। चिकित्सा के क्षेत्र में टेली चिकित्सा भी नवीनतम उपलब्धि है। इसके अंतर्गत 5 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीकी, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि हैं। भारत के जीका विषाणु के लिए जीका बैग नामक टीके की खोज की गई है। यह एक चीज़ महत्वपूर्ण, हालांकि इस पाठ में तो सभी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं और जो विज्ञान की कुछ तह से हैं वहाँ से जानकारी इसमें प्राप्त की गई है। जैसे कि भारत ने जीका विषाणु के जीका बैग नामक टीके का खोज किया है। ये ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। आगे जो हमें विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हमें प्राप्त हुई है वो कृषि के क्षेत्र में हुई है। और आप जानते ही हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसमें कृषि के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसमें क्या है कि आधुनिक युग में कृषि के आधुनिक उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों और पर्याप्त सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उपज बढ़ाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति आदि विभिन्न योजनाओं के द्वारा क्रांतिकारी सफलता प्राप्त हुई है। कृषि प्रधान देश होने के कारण कृषि क्षेत्र की क्षमता का अत्यधिक दोहन ही अभिनव कृषि का उद्देश्य है। इसके तहत उन्नत पैदावार के लिए जैव कृषि यानी हरी खाद के प्रयोग पर बल दिया गया है। हरी खाद भूमि को पोषण प्रदान करती है और रासायनिक उर्वरकों की भांति भूमि को कोई क्षति भी नहीं पहुंचाती है। अभिनव कृषि के अंतर्गत जैव पीड़क, कीट नियंत्रण विधि एवं नाइट्रिक रोग निरोधक का प्रयोग हो रहा है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जहां जल की उपलब्धता का अभाव है वहां छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में भी विज्ञान की बहुत योगदान है। जैसे कि पहले हम लोग बैलों से खेती करते थे, उसके बाद ट्रैक्टर आए, ट्रैक्टर के साथ साथ बहुत से अब यंत्र आ गए हैं जो कि हमारे घर के आसपास हमारे गांव में देखने को मिलते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, रोटावेटर है, सीड ड्रिल है आदि की सहायता से हम खेतों की खेती अच्छे से कर पा रहे हैं, जिससे हमें पैदावार भी अच्छे तरीके से मिल पा रहा है। परिवहन के क्षेत्र में भी विज्ञान की प्रगति हमें सहयोग प्रदान करती है। जैसे कि परिवहन के क्षेत्र में हमें क्या मिलता है कि पहले हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम लोग पैदल यात्रा करते थे, जिसमें अधिक से अधिक समय भी लग जाता था और
हम समय पर पहुँच भी नहीं पाते थे। लेकिन आज यह है कि पल भर में हम यहाँ हैं और कुछ ही क्षणों में हम किसी और जगह पहुँच जाते हैं। तो हम देखते हैं कि परिवहन के क्षेत्र में व्यापक प्रगति से सुदूर क्षेत्रों में बसे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने में सुविधा हुई है। परिवहन के क्षेत्र में प्रगति के कारण दिनों में पूरी होने वाली यात्रा आज चंद घंटों में पूरी हो जाती है। रेल, सड़क, जल और वायु परिवहन के क्षेत्र में यद्यपि विकास तेजी से हुआ है, परंतु विश्व की अग्रणी पंक्ति में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी लगातार प्रयासरत है। परिवहन के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन एवं मोनो रेल आदि चलने लगे हैं। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए ई-रिक्शा, सीएनजी गाड़ियों को प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेलों की स्पीड बढ़ाकर रेल यातायात को नवीन रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। आगे हम लोगों को जो सहयोग मिला है विज्ञान से, वह विनिर्माण के क्षेत्र में मिला है। विनिर्माण के क्षेत्र में देखते हैं विनिर्माण क्या है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। अब देखिए विनिर्माण पहले क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में, जो कच्चा माल है उसको मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिससे कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफ़ी हद तक सफल रहा है। जैसे हमें कोई सामग्री बनानी है तो उसका रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल की सहायता से हम लोग मटेरियल्स को तैयार करते हैं और मटेरियल सभी लोगों के पास पहुंचाया जाता है, जिसका प्रयोग सब लोग करते हैं। तो विनिर्माण की सहायता से हमें रोजगार का जो है अवसर ज़्यादा प्राप्त हुआ है। विनिर्माण क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था की संपन्नता का, आगे देखते हैं कि जो विनिर्माण है किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की संपन्नता का सहायक होता है। इसका विकास हमारे प्राकृतिक और कृषि संसाधनों में संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी नीतिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और संपूर्ण विकास की दृष्टि से भी विनिर्माण क्षेत्र का संवर्धन जरूरी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विनिर्माण जो है हमारे लिए औद्योगिक प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के उपाय बढ़ाना, विनिर्माण इकाइयों और संबंधित गतिविधियों में अंशधारिता पूंजी लगाने के लिए प्रोत्साहन देना है शामिल है। तो विनिर्माण की सहायता से हमें जो रोजगार के अवसर हैं कुछ हद तक ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, और जो विज्ञान की प्रगति से हमें जो प्राप्त हुआ है लाभ जो मिला है वह उद्योग के क्षेत्र में भी मिला है। पहले देश में उद्योग धंधे जो है थे बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने लगे हैं और लोगों के रहन सहन में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। वर्तमान समय में मनुष्य जो है वह खनन उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी और ऑयल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। याद करने वाले पॉइंट्स हैं सब कि मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है। उद्योग क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए मेक इन इंडिया योजना शुरू किया गया है। इसके तहत विदेशों के कई निवेशकों को भारत में विभिन्न व्यवसायों में पैसा लगाने के लिए एक अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। भारत में बने हुए उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू कंपनी के साथ ही बहुउद्देशीय कंपनियों को अवसर देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। तो हम आगे देखते हैं कि विज्ञान की प्रगति से हमें और क्या लाभ हुआ है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में हमें प्रगति हुई है। जैसे आज कई तरह के ऊर्जा के स्रोत इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। इसमें से आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कोयला है और पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यह एक समय आने पर खत्म हो जाएगा, हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन जो पवन ऊर्जा है और यह सौर ऊर्जा है, यह कभी खत्म नहीं होने वाली एक ऊर्जा है। तो इन सब के प्रयोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ध्यान दे रही है। जैसे कि हमें अगर मान लीजिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना है तो उसके लिए हमें सोलर पैनल मिल रहे हैं। सोलर पैनल की सहायता से हम लोग क्या है अपने घरों में बल्ब जला लेते हैं,
और अपने घरों के फ्रिज, कूलर, पंखा जो भी है वो सब संचालित करते हैं। इसके साथ-साथ ही सबमर्सिबल सिंचाई के साधन जो भी यंत्र हैं हम उसको सही से संचालित कर पाते हैं। तो ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो इसको अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक। तो इसमें और आगे महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं उसको हम देखते हैं। ऐसे तो लिखने को बहुत कुछ लिखा गया है इसमें, जो हमारे काम का है वही हम देखते हैं। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं कि अगला पॉइंट क्या है कि विज्ञान का जो हमें योगदान मिला है, और व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में भी हमें विज्ञान का योगदान मिला है। जैसे व्यापार का अर्थ है क्रय एवं विक्रय। व्यापार का क्या अर्थ है? क्रय एवं विक्रय। व्यापार का जो अर्थ होता है वह होता है क्रय एवं विक्रय। लेकिन वाणिज्य का जो अर्थ होता है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। अर्थात हम देखते हैं कि आरंभ में जो है कि व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर किया जाता था। हम लोग एक सामान लिए, मतलब कहीं पर हम कोई सामान दिए तो उसके बदले में हमें जो आवश्यक सामान है वो हम ले लिए। बाद में वस्तुओं के बदले धातु, सिक्के, हंडी अथवा पत्र मुद्रा से होने लगी। मुद्रा के आविष्कार के बाद व्यापार में बहुत सरलता और सुविधा हो गई। आधुनिक युग में मुद्रा के स्थान पर क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यापार में होने लगा है। नवीनतम तकनीकी के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई-व्यवसाय ई-कॉमर्स के रूप में प्रचलित हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इसके अंतर्गत न केवल खरीदना और बेचना बल्कि ग्राहकों के लिए सेवाएं और व्यापार के भागीदारों के साथ सहयोग भी शामिल है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार के संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेनदेन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं हैं। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित एवं अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। आगे जो है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में भी विज्ञान की प्रगति मिली है। विज्ञान की प्रगति से लोगों को सुविधा मिला है। जैसे सरकार की आम नागरिकों के लिए सुविधा, इंटरनेट के माध्यम से सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। यह अच्छे शासन का पर्याय बनता जा रहा है। ई शासन के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेही बनाई जा सकती है। इसके अंतर्गत शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो या आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, सभी मूलभूत सुविधाएं हिंदी में उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न नागरिकों, व्यापारियों और सरकारी संगठनों को ही नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग को सूचना और प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन (एनईजीपी) के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित किए गए हैं। ये साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का अथक प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017 में नई युग के प्रशासन के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन उमंग का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस लॉन्च किया गया। यह ऐप नागरिकों को सरकारी एवं निजी क्षेत्रों की सेवाओं की जानकारी एक ही स्थान पर प्रदान कराता है। इस तरह से मेरे प्यारे साथियों, हम सभी लोग लेसन 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति को थोड़ा सा स्पीड में हम लोग एक तरह से कवर किए हैं। हम इस तरह से इस पाठ में जो निचोड़ रूप से वह सीख पाए हैं वह क्या है, जैसे कि 3G, 4G एवं 5G मोबाइल की एक नवीनतम तकनीकी है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ जो है दिसंबर 2004 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है।
इडुसेट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। तो शिक्षा के लिए समर्पित भारत का पहला उपग्रह का क्या नाम है? तो इडुसेट नाम है। टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन हैं। डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। आगे है विनिर्माण। विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। हम इस पाठ में सब कुछ चीज़ों को थोड़ा सा स्पीड से पढ़े हैं और उसके बाद हमने जो सीखा उसके मुख्य पॉइंट यहाँ पर आपको अभी बताए गए हैं। इसको एक बार पुनः ध्यान दे लीजिएगा। आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न अभ्यास प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो कि आधुनिक संचार का जो माध्यम है वह क्या है। आधुनिक संचार का जो माध्यम है वह क्या है? आपके सामने 4 विकल्प हैं। इंटरनेट, पत्र, कबूतर, इसमें से कोई नहीं। तो जो पत्र है और जो कबूतर है यह पुराने थे, ये पुराने माध्यम हुआ करते थे। लेकिन अब जो नए माध्यम हैं, इसे पूछा है आधुनिक संचार का माध्यम जो है वो आपका इंटरनेट है। तो आपका पहला नंबर जो है यह सही है। प्रश्न नंबर 2 है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। तो डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसका सही उत्तर होगा। अभी आप लोग पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का आरंभ हुआ है। अभी आप लोग सीखे हैं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी का कब आरंभ हुआ? तो आप देख सकते हैं कि कब हुआ था आरंभ? 2004 में। कब? दिसंबर 2004 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वर्ष 2004 में, दिसंबर नहीं लिखा है तो वर्ष 2004 में, लेकिन आप सभी लोग पूरा याद करिएगा दिसंबर 2004 में। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। नवीकरणीय स्रोत का मतलब होता है जिसे को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होगा। ऐसी कल्पना के साथ जो ऊर्जा होती है वो सौर ऊर्जा होती है, वो नवीकरणीय ऊर्जा होती है। तो नवीकरणीय जो ऊर्जा है इसमें यह आपका सौर ऊर्जा है। इसका उत्तर यस, चौथा नंबर सही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जो है यह अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगर यह पृथ्वी पर से एक बार समाप्त हो जाएंगी तो इसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति, इसे देखते हैं। रिक्त स्थान आगे है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो व्यापार का अर्थ है खाली स्थान और खाली स्थान। तो पहले वाले में भर देंगे आप क्रय और दूसरे में हो जाएगा विक्रय। क्रय और विक्रय। खाली स्थान, फिर खाली स्थान और खाली स्थान परिवहन के नवीन साधन हैं। तो आप दूसरे के ख में भरेंगे मेट्रो ट्रेन। इसमें आप भरेंगे मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन। इसमें हो जाएगा आपका मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन। दूसरे खाली स्थान में भर देंगे आप बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन। और तीसरे खाली स्थान में भर देंगे आप मोनोरेल। 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 ठीक, इस तरह से दूसरा का क और ख रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। ग, जो ग है आपका स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि खाली स्थान कंपनियां हैं। इसमें आपका हो जाएगा ऑनलाइन। ऑनलाइन भरेंगे, इसमें ऑनलाइन भर देंगे। चौथा है घ, आईसीटी योजना का आरंभ हुआ 2004 में, लिख दीजिएगा 2004। हालांकि दिसंबर 2004 में आईसीटी योजना का आरंभ हुआ, इसमें 2004 भर देंगे, कंप्लीट है।
आगे है 3G और 4G खालिस्तान के साधन हैं। तो मोबाइल के नवीनतम तकनीक के साधन हैं, इसमें भर दीजिए मोबाइल के नवीनतम तकनीक मोबाइल के नवीनतम तकनीक के साधन हैं। आगे हमको भरना है, जोड़ा बनाना है। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। स्तंभ क में दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क है ख नंबर पर ICT, ग पर IRS, घ पर रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंग पर है भूरी क्रांति। और स्तंभ ख में दिया है अ नंबर पर DRDO, ब पर उर्वरक के क्षेत्र में, स है शिक्षा के क्षेत्र में, और द है संचार का साधन, यह है भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को आप संचार के साधन से मिला लीजिए, ICT को शिक्षा के स्तर में सुधार से मिला लीजिए, IRS जो है यह भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा को DRDO से मिला लीजिए, भूरी क्रांति आपका उर्वरक के क्षेत्र में से मिलाया जाएगा। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो प्रश्न नंबर चौथा का क है राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ। राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न है चौथा का ख जो है कि प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया। तो इसका आंसर है कि प्रक्षेपास्त्र विज्ञान विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, नहीं दिख रहा है, इधर थोड़ा देख लेते हैं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और आकाश मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया। ग का नंबर है कि 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे। तो इसका आंसर है कि 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा थे। घ नंबर है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है। तो व्यापार एवं वाणिज्य, उसका उत्तर है व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी ई व्यवसाय या ई कॉमर्स है। NEGP, अगला प्रश्न है NEGP की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 में हुई थी। 18 मई 2006 में हुई थी। च नंबर पर है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा पर्यावरण क्षति और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव करने वाली ऊर्जा है। 6 नंबर पर है चौथा का छ, इसरो का गठन कब हुआ था। 1969 में। ठीक, अब विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपके आ जाते हैं। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में है कि विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, सविस्तार समझाइए। इसको देखते हैं हम लोग कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा के वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र रोजगार सृजन को बढ़ावा देने में काफी हद तक सफल रहा है। ये थोड़ा विस्तृत उत्तरी प्रश्न है, तो विस्तृत उत्तरी इसका उत्तर भी होगा। अगला आपके किताब में जो छठा प्रश्न दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है। शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है, इसके उत्तर को हम लोग देखते हैं। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शिक्षा के क्षेत्र में ICT की भूमिका, और लिखेंगे कि यह शिक्षा के क्षेत्र में सहायक सामग्री के रूप में एक नई क्रांति है, जो बच्चों को खुशनुमा वातावरण एवं मनोरंजक तरीके से शिक्षा प्राप्त करने एवं विषय के प्रति भय को दूर करने में सहायक सिद्ध हो रही है। ICT के अंतर्गत स्मार्ट ICT के अंतर्गत थोड़ा सा इसके है कि ICT के अंतर्गत स्मार्ट स्कूलों एवं ई किताबों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।
आपकी किताब में जो 7वां प्रश्न दिया हुआ है, ई गवर्नेंस क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे ई गवर्नेंस सरकार के द्वारा आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। ये थोड़ा सा छोटा है। 8वां क्वेश्चन आपके किताब में दिया है, ई गवर्नेंस का आम जीवन में क्या उपलब्धियां हैं? इसके उत्तर को हम कैसे लिखेंगे? ई गवर्नेंस का आम जीवन में उपलब्धियां। इसमें पहली टॉपिक है, ई गवर्नेंस के उपयोग से शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी, कुशल तथा जवाबदेह बनाई गई है। और दूसरा बिंदु है इसमें कि शासन संबंधी सभी सूचनाओं को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दिया जाता है। आपके बुक का लास्ट और 9वां प्रश्न जो है, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की क्या भूमिका रही है? तो व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की भूमिका। उत्तर लिखते समय सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई कॉमर्स की भूमिका। आगे हम लिखेंगे कि नवीनतम तकनीक के अंतर्गत व्यापार एवं वाणिज्य ई व्यवसाय या ई कॉमर्स के रूप में प्रचलित है। यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का संचालन है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार से संबंधित उत्पादों का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजन आदि ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो आम जनजीवन में काफ़ी प्रचलित हैं एवं अच्छा व्यवसाय कर रही हैं। इस तरह से आपके किताब के 1 से लेकर के 9 प्रश्न के उत्तर आपको मिल चुके हैं। इस तरह से इस पाठ में कुल हम लोग पूरा पाठ का विस्तृत अध्ययन किए और सभी अभ्यास प्रश्नों को हम लोग सही तरीके से देखे हैं। इस तरह से आपका विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति पाठ संपन्न हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले पाठ के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक ले स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए।